हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर। और हम बात कर रहे हैं पाइला का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम उसके स्ट्रक्चर देख चुके हैं, किस तरह से गिल होता है जिसे टेनिडियम कहते हैं, क्या मोनोपेक्टिनेट रचना होती है, किस तरह से गिल लैमिना में स्ट्रक्चर में वहाँ सेल्स पाई जाती हैं, जैसे सिलेटेड सेल, नॉन सिलेटेड सेल, ग्लैंडुलर सेल, और टीनिडियल एक्सेस क्या होता है, ब्रैंकियल चैम्बर क्या होता है, पल्मोनरी सैक क्या होता है, क्लियर है, एपिटेनिया क्या होता है, उसका क्या रोल होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम पहले के जो क्लासेस हुई थी उनमें डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हमने ठीक जो क्लास हुई थी इससे पहले हमने बात की थी इसकी मैकेनिज्म की, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म की, और जिस मैकेनिज्म में हमने जो एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है उसको कंप्लीट कर लिया। तो इसकी हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में हमने क्या क्या पढ़े। दो टाइप की मैकेनिज्म देखने को मिलती है, एक्वाटिक मोड और एरियल मोड। एक्वाटिक मोड हम देख चुके हैं, किस तरह ब्रैंकियल चैम्बर होते हैं, किस तरह न्यूक्लियल लोब होती हैं, उन न्यूक्लियल लोब से वाटर करंट एंटर करता है और किस तरह से एंटर करके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू और सिलियरी मूवमेंट के थ्रू वो टिनिडियम तक पहुंचता है और वहां इजीली जो गैसें हैं उनका आदान प्रदान हो जाता है। इसी प्रक्रिया में हम आगे बात कर रहे हैं आज किसकी, एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन की। तो एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होगा, जैसे ये यहाँ ये हेड वाला रीजन है, और ये यहाँ से ये इसकी आई वाला क्षेत्र है, और यहाँ से इस तरह का एक साइफन डेवलप हुआ और यहाँ से इस तरह का एक साइफन डेवलप हुआ। ठीक है, ये मेंटल है और इसके ठीक नीचे ये है आपका टिनिडियम। इसके ये ठीक नीचे ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और यहाँ इस तरह की एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ये है एपिटेनिया वाला क्षेत्र। और ये इस तरह का एक छिद्र है। यहाँ ये एक इस तरह की स्ट्रक्चर थी जिसे हमने ऑस्फेरिडियम नाम दिया था। क्लियर है, ये था हमारा ब्रैंकियल चैम्बर पूरा। ये पर्टिकुलर भाग टिनिडियम है, ये मेंटल है, ये एपिटेनिया है, एपिटेनिया। ठीक है, ये पल्मोनरी सैक है, ये पल्मोनरी चैम्बर है, ये ऑस्फ्रेडियम है,
ये है लेफ्ट न्यूकल लोब, ये है राइट न्यूकल लोब, ये हेड वाला रीजन है, ये आईज हैं, ये टेंटिकल्स हैं, क्लियर है, ये माउथ है, ये पल्मोनरी अपर्चर है, या इसको न्यूमेटोफोर भी कहते हैं, पल्मोनरी अपर्चर। तो इस तरह का हमने यहाँ डायग्राम देखा था। तो आज हम देख रहे हैं एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन। एरियल मोड में क्या होता है, यहाँ वाटर करंट का तो कोई रोल नहीं होता, जलधारा का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वाटर करंट में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका यहाँ उपयोग नहीं होता। तो जब एनिमल, अगर यहाँ एनिमल जल में ही है, जल में है, जल में उपस्थित पाइला, पाइला कहाँ उपस्थित है, जल में, और जल में रह के भी अगर ये कौन सा रेस्पिरेशन कर रहा है, एरियल यानी वायवीय श्वसन, तो क्या होता है, यहाँ सबसे पहले जो लेफ्ट, इसमें जो मैं डायरेक्टली लिख दूं, न्यूकल जो लोब हैं वो न्यूकल लोब साइफोनस टाइप के हो जाते हैं, साइफोनस, साइफोन यानी वो क्या बना लेते हैं, साइफन बना लेते हैं। और साइफन जब बना लेते हैं तो जो वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस से वो ऊपर उठ जाते हैं, जस्ट अबव वाटर सरफेस के वो ठीक ऊपर उठ जाते हैं जब वो साइफोनस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कब, जब जल में रहकर वो कैसा रेस्पिरेशन कर रहा है, एरियल यानी जलीय श्वसन नहीं कर रहा, यानी वाटर के साथ ऑक्सीजन को काम में नहीं ले रहा, केवल जो वायु है उसी को ही अंदर लेगा। तो जब वायु को अंदर लेगा तो क्या होगा, जो न्यूकल लोब है, और यहाँ मैं स्पेसिफाई भी कर देता हूँ लेफ्ट न्यूकल लोब, जो लेफ्ट न्यूकल लोब है वो लेफ्ट न्यूकल लोब क्या होती है, वो साइफोनस टाइप की हो जाती है, साइफन जैसी हो जाती है, और वाटर सरफेस से ठीक ऊपर उठ जाती है। और ये जो साइफोनस स्ट्रक्चर है, ये साइफोनस स्ट्रक्चर ये क्या करती है, ये जो मेंटल कैविटी है, मेंटल कैविटी, वहाँ ऑल्टरनेटिवली क्या करती है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ जो मेंटल कैविटी है उसका वॉल्यूम या तो ज्यादा होता है और घटता है, एकांतरित रूप से ऑल्टरनेटिवली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने से उनका वॉल्यूम घटता है और बढ़ता है। और इस जैसे ही अब यहाँ से जो एयर है वो एयर प्रवेश करेगी, कहाँ से, न्यूकल लोब से, तो क्या होगा, यहाँ जो एपिटेनिया है वो एपिटेनिया ऊपर उठ जाता है, एपिटेनिया ऊपर उठ जाता है, जो एपिटेनिया है वो ऊपर उठ जाएगा। और जैसे ही एपिटेनिया ऊपर उठ जाएगा तो वायु, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वायु यानी जो एयर है, एयर ब्रैंकियल चैम्बर में नहीं पहुंच पाएगी, ब्रैंकियल कक्ष में नहीं पहुंच पाते। तो ब्रैंकियल कक्ष में नहीं पहुंच पाएगी तो पल्मोनरी चैम्बर से ये कहाँ जाएगी, पल्मोनरी चैम्बर से कहाँ, न्यूमेटोफोर लिखा है ना मैंने, न्यूमेटोफोर, उस न्यूमेटोफोर की सहायता से ये पल्मोनरी सैक में चली जाती है, ये पल्मोनरी सैक। और पल्मोनरी सैक में यहाँ आसानी से क्या होता है, इस जगह गैसियस एक्सचेंज होता है
और होगा लेफ्ट न्यूक्लियर लोब क्या बनाएगी, एक साइफोनस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी और ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। जैसे वाटर सरफेस है तो वाटर सरफेस से ऊपर ही क्या मिलेगी, हमें एयर मिलेगी। तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है तो यहाँ से क्या होगा, जो एयर है वो एयर प्रवेश करेगी और एयर कहाँ जाएगी, पल्मोनरी चैम्बर में जाएगी। और पल्मोनरी चैम्बर से अटैच कौन है, एपिटीनिया। और यही जो एपिटीनिया है ये पल्मोनरी चैम्बर और ब्रैंकियल चैम्बर को सेपरेट कर रहा है। ब्रैंकियल चैम्बर की हम बात कर चुके हैं, केवल एक्वेटिक मोड में ही ये काम करता है। जब ये पल्मोनरी चैम्बर और ब्रैंकियल चैम्बर को सेपरेट करके ऊपर उठ जाएगा, बिल्कुल कवर कर देगा, तो पार्टीशन हो जाएंगे। तो जो एयर है वो कहाँ जाएगी, इस न्यूमेटोफोर की मदद से पल्मोनरी सैक में आएगी। और पल्मोनरी सैक में यहाँ क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा और ये जो CO2 बाहर निकलेगी वो CO2 इसी माध्यम से वापस बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से जो पाइला है वो कब जल में जब वो प्रेजेंट होता है तब इस तरह का रेस्पिरेशन शो करता है। अगर वो एरियल रेस्पिरेशन शो कर रहा है और लेकिन वो स्थलीय जो भाग पे है, यानी ये तो जलीय भाग पे है, तो जलीय भाग में तो हमें इस तरह से रेस्पिरेशन दिखाई देगा। लेकिन जब वो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में होगा यानी स्थलीय भाग पर होगा, स्थलीय भाग पर, तो स्थलीय भाग पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर लोब है, न्यूक्लियर लोब ये अब साइफन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगी अब ये साइफन, क्योंकि ये है ही एनवायरमेंट में ही, एयर का जो कांटेक्ट है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इन्हें साइफन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और साइफन बनाने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट यहाँ नहीं देखने को मिलती और उसकी वजह से यहाँ प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती। और प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी तो ये कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ गैसियस एक्सचेंज होगा। मतलब कंसंट्रेशन, यानी यहाँ CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आसानी से बाहर निकल जाएगी। अगर यहाँ O2 की कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ O2 अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक आएगा। तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ नॉर्मली इजी गोइंग में ही, यानी स्वतः ही यहाँ जो पालियाँ होंगी, ये जो स्यूडोपोडिया भी हमने जिन्हें कहा था, आउटग्रोथ भी जिन्हें कहा था, या अब इनका नाम न्यूक्लियर लोब है, इनके माध्यम से ही स्थलीय भाग से वायु अंदर प्रवेश करती है। यानी यहाँ किसी प्रकार की मस्कुलर मूवमेंट नहीं दिखाई देती। क्यों, उसको मस्कुलर मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आसानी से जो वायु है अपनी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अंदर प्रवेश करेगी और अपनी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वापस बाहर निकल जाती है। कब, एरियल मोड कब हो, जब वो पाइला कहाँ हो, थलीय भाग पर प्रेजेंट हो, स्थलीय भाग पर उपस्थित हो। लेकिन जब जलीय भाग पर वो उपस्थित होगा, यानी जल के अंदर, अगर उसे एरियल मोड ही शो करना है तब क्या होगा, ये जल में डूबा हुआ भाग होगा तो ये क्या करेगा, साइफन बना के लेफ्ट न्यूक्लियर लोब थोड़ा ऊपर उठ जाएगा जिससे एयर के कांटेक्ट में आए, और एयर के कांटेक्ट में आएगा तभी तो एयर घुसेगी। जब एयर यहाँ प्रवेश करेगी तो यहाँ एयर को प्रवेश करने के लिए कोई यहाँ वॉल्यूम को कम और ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वहाँ मसल्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो मसल्स जो प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं वो बार बार कॉन्टैक्ट रिट्रैक्टर होके यहाँ क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को कम और ज़्यादा करेगी, और वॉल्यूम के कम और ज़्यादा होने से यहाँ जो गैसों का आदान प्रदान ईजीली हो जाता है। लेकिन स्थलीय भाग में ये आसानी से ही किसी प्रकार की गतिविधि ना करके इजी गोइंग में ही गैसियस एक्सचेंज इजीली करता रहता है। तो इस तरह से हमने बात की थी यहाँ एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन की। इसी मैकेनिज्म में अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, यानी एक्वेटिक मोड रेस्पिरेशन का और एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन का, तो हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, एक्वेटिक मोड। और एक बात कर रहा हूं मैं, एरियल मोड। ये तो है एक्वेटिक मोड, ये एरियल मोड। तो एक्वेटिक मोड में क्या हुआ था, एक्वेटिक मोड में जो ब्रैंकियल चैम्बर है उसका ही बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन था,
और जो ब्रैंकियल चैम्बर होता है, उस ब्रैंकियल चैम्बर में वाटर करंट प्रवेश करती है और वाटर करंट के प्रवेश करने के बाद वो जो टिनिडियम है उसका जो प्रत्येक गिल लैमिना है, उस गिल लैमिना में वो एयर वहां पे इजीली डिफ्यूज हो पाती है। जैसे सपोज करो ये पाइला है, एप्पल स्नेल कहते हैं इसे, एप्पल की तरह ये दिखाई देता है। इस वाले पार्ट की बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। माउथ वाला, यहाँ माउथ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी और मैं यहाँ डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसका नाम है टिनिडियम। क्लियर है? यहाँ ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ऑस्फेरेडियम। यहाँ ये समझ लो ये है लेफ्ट न्यूकल लोब और यहाँ समझ लो राइट न्यूकल लोब। क्लियर है? और यहाँ प्रेजेंट है टिनिडियम। ये टिनिडियम है इस तरह से। तो यहाँ वाटर करंट आई, ऑस्फेरिडियम के कांटेक्ट में आई, ऑस्फेरिडियम के कांटेक्ट में आते ही यहाँ इसका डिसीजन होगा, इसे आगे भेजा जाएगा। तो आगे भेजा जाएगा तो ये जो क्या है एपिटेनिया, इस एपिटेनिया से ऊपर होती हुई वाटर करंट कहाँ पहुंच जाएगी? ये कौन सा क्षेत्र है? इस पूरे क्षेत्र को कह दूं मैं ब्रैंकियल चैम्बर। और ये कौन सा क्षेत्र है? ये है पल्मोनरी चैम्बर। ये एक्वेटिक यानी जलीय श्वसन की बात कर रहे हैं, तो जलधारा ही एंटर करेगी। ये क्या है? वाटर करंट विथ डिसॉल्व्ड O2। वाटर करंट डिसॉल्व O2 के साथ ब्रैंकियल चैम्बर में किसके थ्रू? लेफ्ट न्यूक्लियर लोब के थ्रू इसने एंटर किया। एंटर करने के बाद ये क्या है? ऑस्फेरेडियम जो एक सेंस ऑर्गन्स भी की तरह काम करता है, यानी इसको आइडेंटिफाई करेगा कि प्रॉपर अमाउंट में वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व है या नहीं। जब ये इसको आइडेंटिफाई करके वाटर करंट आगे जाएगी तो एपिटेनिया के ऊपर होके जाती है। अब ये कहाँ प्रवेश कर जाएगी? ब्रैंकियल चैम्बर में। अब ब्रैंकियल चैम्बर में कौन है? इसका नाम क्या है? टिनिडियम। और टिनिडियम की स्ट्रक्चर हमने इस तरह बनाई थी। इस तरह की स्ट्रक्चर थी टिनिडियम की। क्लियर है? इस तरह की स्ट्रक्चर थी और जो बीच का था वो सबसे बड़ा था। तो यहाँ जब वाटर करंट एंटर करेगी तो यहाँ जब ये टेनिडियम में पहुंचेगी तो टेनिडियम में जाके जो टेनिडियल एक्सिस के साथ ये क्या है? लैमिली। इन लैमिली में क्या होगा? स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिन्हें सीलेटेड सेल कहते हैं। ये ईच लैमिली में वाटर करंट पहुंचाने के लिए क्या करेंगी? बाद में अपने को यहाँ मॉडिफाइड करके वाटर करंट को पहुंचाएगी। तो जैसे मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाऊं एक टिनिडियम की, तो मुझे यहाँ क्या दिखाई देगा? जैसे मैं ये वाला पोर्शन शो करूं और मैं इसको बिल्कुल फ्रंट व्यू बनाऊं, तो फ्रंट व्यू में तो हमें इस तरह का टिनिडियल एक्सिस देखने को मिलेगा। क्लियर है? और इस तरह से हमें ये ट्रायंगुलर शेप टिनिडियम हमें देखने को मिलेंगी इस तरह से। क्लियर है? तो ये एक के पीछे एक स्ट्रक्चर है, एक टिनिडियम, इसके पीछे एक इस तरह की स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर में क्या होगा? जो वाटर करंट है वो वाटर करंट जाके पहुंचेगी।
क्योंकि वाटर करंट कहाँ से एंटर कर गई थी, जो एपिटीनिया क्षेत्र था, तो एपिटीनिया के आगे कौन है, ब्रैंकियल चैम्बर है, और जो ब्रैंकियल चैम्बर है उसमें टिनिडियम प्रेजेंट है, और इसी टिनिडियम में जो गिल लेमिना है वो गिल लेमिली हैं। ये ही क्या है, लेमिली, गिल लेमिली। और ये क्या है, टिनिडियल एक्सिस, टिनिडियल एक्सिस। तो क्या होगा, जो वाटर करंट आएगी तो वाटर करंट इस तरह यहां से, चलो इस एरिया से आ रही है तो ये आ गई इस तरह से। तो वाटर करंट एक के ऊपर एक होती हुई, और यहां कौन प्रेजेंट होंगे, यहां सीलिया भी प्रेजेंट होती है, सिलेटेड सेल्स होती हैं, और सिलेटेड सेल्स यहाँ भी एक टाइप का वाटर करंट ही बनाएंगी, एक रिदम बनाएगी। उस रिदम से ये जो टेनिडियल की जो ये लेमिली हैं, ये लेमिली बिल्कुल पूरी वाटर के कांटेक्ट में रहेंगे, और इस वाटर के कांटेक्ट में होने के कारण यहाँ आसानी से जो गैसेस हैं उनका डिफ्यूजन हो जाता है। और यहाँ इस तरह की प्लेट्स देखने को मिलेंगी, ट्रांसवर्स प्लेट्स। और ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, क्योंकि ब्लड के कांटेक्ट में ही तो ऑक्सीजन आएगा, ब्लड के कांटेक्ट में क्या आएगी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आएगी तो टिनिडियल वेन थी, इफेरेंट टिनिडियल वेन, तो ये तो हो जाएगी इफेरेंट टिनिडियल वेन। जो कहाँ, अब ब्लड कैसा हो गया है, अब ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया है, और ऑक्सीजनेट होने की वजह से ये कहाँ जाएगा, हार्ट के ऑरिकल में, जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था। और यहाँ ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए आ रहा है टिनिडियम में, तो इसका नाम हो जाएगा एफेरेंट टिनिडियल वेन। तो इस तरह से तो वेन है, तो पूरी ये स्ट्रक्चर कैसी है, वेस्कुलराइज्ड है। ब्लड जो ब्लड वेसल्स हैं उनका यहाँ नेटवर्क है, तो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, और यहाँ वाटर के साथ क्या आ रही है, डिजोल्व ऑक्सीजन आ रही है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन ब्लड के साथ कांटेक्ट होके कैसा हो जाएगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड, जिससे इफेरेंट टेनिडियल वेन हार्ट के ऑरिकल तक पहुंचाएगी। और इस तरह से जो रेस्पिरेशन है वहाँ गैसेस एक्सचेंज की हमें प्रोसेस देखने को मिलती है। तो हम एक गिल लेमिना की बात करें, इस तरह से एक गिल लेमिला की बात करें तो ये एक गिल लेमिला है, और यहाँ जो ब्लड कैपिलरीज है उन ब्लड कैपिलरीज का यहाँ, सॉरी ब्लड जो वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स का यहाँ हमें क्या दिखाई देगा, नेटवर्क दिखाई देगा। और ब्लड आया एफेरेंट से, A4 एफेरेंट, E4 इफेरेंट, और इफेरेंट से निकल गया। और यहाँ क्या प्रेजेंट है, O2 ही तो प्रेजेंट है, किसके साथ, वाटर करंट के साथ, वाटर करंट के साथ। और वाटर करंट के साथ O2 प्रेजेंट है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसकी भी बात इसी तरह होगी, इसी तरह ये प्रक्रिया यहाँ भी होगी। तो जो पूरी सीरीज में जो गिल लेमिना है उस पूरी सीरीज में इस तरह की प्रक्रिया बार बार होगी, और यहाँ जो गैसेज हैं उनका वितरण आसानी से हो पाएगा। तो यहाँ ब्लड के कांटेक्ट में क्या आ जाएगी, ब्लड से कौन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो एफेरेंट से ब्लड का जो फ्लो है वो आया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, और कहाँ पहुंच गया, हार्ट तक पहुंच गया। तो इस तरह से जो एक्वेटिक मोड है उस एक्वेटिक मोड में पल्मोनरी चैम्बर और ब्रैंकियल चैम्बर दोनों से ही वाटर करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। और बेसिकली जो ब्रैंकियल चैम्बर है जहाँ टिनिडियम प्रेजेंट है, उस टिनिडियम वाले क्षेत्र में ही हमें जो गैसियस एक्सचेंज है वो एक्वेटिक मोड में दिखाई देता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया एफेरेंट साइड, ये हो गया इफेरेंट साइड। दूसरी बात करें हम एरियल मोड की, तो एरियल मोड में क्या हुआ था, एरियल मोड में दो कंडीशन थी। एरियल मोड में दो कंडीशन थी, एक तो वाटर के अंदर यानी एक्वाटिक मीडियम में, और एक टेरेस्ट्रियल मीडियम में। एक तो था एक्वाटिक मीडियम में और दूसरा है टेरेस्ट्रियल मीडियम में। एक्वाटिक मीडियम में क्या हो रहा था, यहाँ साइफन बन रहा था, साइफन। जैसे मैं इसकी बात करूं,
तो यहाँ ये चलो लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड है, तो यहाँ इस तरह का एक ये साइफन बन गया। तो साइफन जब बना तो वो वाटर जो पोजीशन थी वो यहाँ थी, लेकिन जैसे ही ये टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक मीडियम में एरियल रेस्पिरेशन शो करेगा, एरियल, तो जो साइफन है वो वाटर से ठीक थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और यहाँ से जो गैस है वो गैस एंटर करेगी पल्मोनरी चैम्बर में, और ये है सपोज एपिटेनिया, और ये एपिटेनिया इस दौरान ऊपर उठ जाएगा क्योंकि ये साइफन बना है। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होने से यहाँ क्या होगा, जो वॉल्यूम है उसकी जो कैविटी है वो कभी एक्सपेंड होगी कभी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो एपिटेनिया ऊपर उठ जाएगा। और एपिटेनिया ऊपर उठने के बाद ये जो एयर है ब्रेंकियल चैम्बर में नहीं जा पाएगी और यही पल्मोनरी चैम्बर से पल्मोनरी सैक में पहुँच जाएगी और पल्मोनरी सैक में ही गैस एक्सचेंज हो जाएगा और यहीं से जो CO2 है वो O2 कंज्यूम होके CO2 के फॉर्म में यहाँ वापस निकल जाती है। अगर ये टेरेस्ट्रियल मीडियम में है यानी टेरेस्ट्रियल सरफेस पे है तो क्या होगा, यहाँ किसी तरह की साइफन जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं देगी, और साइफन जैसी स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई नहीं देगी तो क्या होगा, यहाँ इजीली जो गैसियस एक्सचेंज है बिल्कुल नॉर्मल जो न्यूक्ल लोब होती हैं, न्यूक्ल लोब जैसी ये प्रेजेंट होती हैं बगैर मॉडिफिकेशन के यहाँ से ऑक्सीजन प्रवेश करेगी और गैसियस एक्सचेंज होगा और वापस CO2 डिजॉल्व यहाँ से हो जाएगी आगे मीडियम में। तो इस तरह से जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है पाइला में, वहाँ एक्वेटिक और एरियल मोड दिखाई देते हैं, जहाँ एक्वेटिक मोड में दोनों ही चैम्बर पार्टिसिपेट करते हैं और एरियल मोड में एक्वेटिक मीडियम और टेरेस्ट्रियल मीडियम में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक्वेटिक मीडियम में साइफोनस लाइक स्ट्रक्चर बनती है जबकि टेरेस्ट्रियल मीडियम में इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं बनती। तो ये बात हुई पाइला के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। थैंक यू वेरी मच।